मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम खुशबू गुप्ता है। आज मैं आप सभी के साथ सीटेट का सेकंड पेपर जो कि 9 दिसंबर 2019 को हुआ था, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र सॉल्व करूंगी। हर एक सेट में मैंने 15 क्वेश्चन का टारगेट रखा है जिसे मैं सॉल्व करूंगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें जिससे जो भी मैं वीडियो डालूं वो आप तक पहले पहुंच सके। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो, जिसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, समावेशी शिक्षा के सिद्धांत पर आधारित है। मीन्स समावेशी शिक्षा जो होता है वो किस सिद्धांत पर आधारित है। तो सबसे पहले हमें ये जानने की बहुत ही जरूरी है कि समावेशी शिक्षा होता क्या है। समावेशी शिक्षा उस शिक्षा को कहते हैं जिसमें सभी बच्चों को समान रूप से समान अधिकार दिया जाता है। यहाँ पे हम शिक्षा की बात कर रहे हैं तो समावेशी शिक्षा वह से तात्पर्य मेरा उस शिक्षा से है जिसमें सभी बालकों को समान रूप से शिक्षा का अधिकार दिया जाता है। चलिए हम इसके ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला है सामाजिक अस्तित्व एवं वैश्वीकरण, जिसका अर्थ है कि समाज में अस्तित्व बनाना और उसका वैश्वीकरण करने के लिए। सेकंड है विश्व बंधुता, विश्व में बंधुता को स्थापित करने के लिए। थर्ड है सामाजिक संतुलन, समाज में संतुलन बनाने के लिए। फोर्थ है समता एवं समान अवसर, सभी को समान रूप से समान अवसर प्रदान करना। इसलिए समावेशी शिक्षा का फोर्थ ऑप्शन समता एवं समान अवसर के सिद्धांत पर आधारित है। इसका फोर्थ ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें दिया गया है दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम वर्ष में लागू हुआ था। ये ऐसा अधिकार होता है जो भी बालक या बालिकाएं जो किसी रूप में अक्षम होते हैं, मतलब सक्षम नहीं होते हैं, उन्हें ये अधिकार कुछ अधिकार दिए गए थे जो कि 2016 में 2016 में ये विशेष अधिकार उनके लिए लागू किए गए थे। क्वेश्चन नंबर 3 पर हम आते हैं, जिसमें दिया हुआ है व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए ऐसे विद्यालय होने चाहिए जहां शिक्षक, व्यक्तिगत विविधता से मेरा तात्पर्य होता है ऐसे बच्चे जो प्राय रूप से समान नहीं होते हैं, अर्थात उनमें कुछ ना कुछ परेशानियां होती हैं। उन बच्चों को पढ़ाने के लिए ऐसे विद्यालय होने चाहिए जहां पर शिक्षक, जिसके मेरे फोर्थ ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें फर्स्ट ऑप्शन है विशिष्ट व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित हो। मतलब ऐसे ही टीचर हों जो विशिष्ट व्यक्तिगत, मतलब जो बच्चे डिसेबल हैं उन बच्चों को पढ़ाने के लिए अलग से शिक्षक जो होते हैं वो प्रशिक्षित किए गए हों। सेकंड है बच्चों को समरूप अधिगम बनाने में प्रशिक्षित हो, मतलब बच्चों में समान रूप से अधिगमकर्ता बनाने में सक्षम हो। अधिगमकर्ता का मेरा यहाँ पे तात्पर्य है, अधिगम मतलब लर्निंग से होते हैं, अधिगमकर्ता से हो जाता है कि ऐसे बच्चे जो समान रूप से समान तरीके से सीखें, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि हर एक बच्चों की सीखने की जो क्षमता होती है वो अलग अलग होती है। थर्ड होती है व्यक्तिगत विविधताओं के आधार पर वर्गीकृत की गई कक्षाओं के विभिन्न वर्गों में पढ़ाया जाए, अर्थात बालकों को, जैसे जो बच्चे अक्षम हैं मतलब सक्षम नहीं है, उनको उनके अकॉर्डिंग अलग अलग क्लास में हम लोग बैठा दिया जाए और उन बच्चों को उस तरीके से पढ़ाया जाए जो कि सही नहीं है, क्योंकि इससे उन बच्चों के मन में हीन भावना आएंगी। फोर्थ ऑप्शन जो होता है विविध अधिगम आवश्यकता के अनुसार विभिन्न शिक्षण अधिगम प्रविधियों का प्रयोग करने में प्रशिक्षित हो, मतलब ऐसा टीचर जो इन बच्चों को पढ़ाने के लिए विविध अधिगम आवश्यकता के अनुसार, मतलब अधिगम मतलब सिखाने के लिए विभिन्न शिक्षण अधिगम प्रविधियां, मतलब बहुत सारे टेक्निक को जानता हो और उसका प्रयोग करने में वो प्रशिक्षित हो, मतलब ट्रेंड हो। इसलिए इसका फोर्थ ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जब हम आते हैं तो यहाँ दिया गया है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 दिव्यांगन बच्चों को निःशुल्क शिक्षा के अधिकार को सुनिश्चित करता है। मतलब ऐसा अधिकार अधिनियम जो कि 2009 में बच्चों को दिया गया था उसको सुनिश्चित करता है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम जो होता है वो गांधी जी के द्वारा लागू किया गया था।
जिसका अर्थ था कि सभी बच्चों को समान रूप से शिक्षा दी जाए, और ये 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्राविधान दिया गया था कि सारे बच्चे उसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों के शिक्षित हों। लेकिन यहाँ पे हम बात जो कर रहे हैं, यहाँ पे 2009 दिव्यांजन बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की हम बात कर रहे हैं। इसीलिए इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के लिए, सेकंड जो होगा 6 वर्ष से 22 वर्ष के लिए, थर्ड जो होगा 6 वर्ष से 18 वर्ष के लिए, और फोर्थ है 3 वर्ष से 18 वर्ष के लिए। इसका थर्ड ऑप्शन सही होगा, क्योंकि यहाँ पे हम दिव्यांगन बच्चों की निःशुल्क शिक्षा की बात कर रहे हैं, जो कि 2009 में दिया गया था। इसमें 6 वर्ष से 18 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, जिसमें है विविध अधिगमकर्ताओं के लिए सुगम स्वरूप में शिक्षण अधिगम सामग्रियां प्रदान करने का तात्पर्य है। विभिन्न अधिगमकर्ताओं के लिए सुगम स्वरूप से शिक्षण अधिगम सामग्रियां प्रदान करने का क्या तात्पर्य है? फर्स्ट है शिक्षण की सार्वभौमिक मानवतावादी दृष्टिकोण। शिक्षण का मानवतावादी दृष्टिकोण जो सभी सार्वभौमिक हो, यूनिवर्सल हो। थर्ड सेकंड होता है अधिगम की सार्वभौमिक संरचना, अधिगम का सार्वभौमिक रूप से संरचना हो। थर्ड होता है सार्वभौमिक समावेशी शिक्षा के नैतिक विचार, सार्वभौमिक में समावेशी शिक्षा के नैतिक विचार। फोर्थ ऑप्शन है शिक्षण व्यवसाय की सार्वभौमिक संहिता, शिक्षण के व्यवसाय की सार्वभौमिक संहिता। फिर से हम एक बार क्वेश्चन को रिपीट करते हैं, जिसमें क्वेश्चन में दिया है विविध अधिगमकर्ता के लिए सुगम स्वरूप में शिक्षण अधिगम सामग्रियां प्रदान करने का तात्पर्य है अधिगम की सार्वभौमिक संरचना से है। इसका सेकंड ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें दिया गया है स्व जागरूकता एवं संज्ञानात्मक क्षमता का नियंत्रण जैसे योजना बनाना, समीक्षा करना, संशोधन करना इत्यादि में अंतर्निहित है। स्व जागरूकता एवं संज्ञान क्षमता का नियंत्रण, जिसमें योजना बनाना, समीक्षा करना और संशोधन करना इत्यादि जो होते हैं अंतर्निहित होते हैं। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें है पहला संज्ञान, समायोजन, केंद्रीकरण और संज्ञान बोध। जबकि यहाँ पे क्वेश्चन में हमने यहाँ दिया हुआ है संज्ञानात्मक क्षमताओं, संज्ञानात्मक क्षमता की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, इसलिए इसका ऑप्शन 4 जो हो गया संज्ञान बोध जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, जिसमें है जब बच्चे प्राप्त की गई सूचना की व्याख्या करने के लिए अपने अनुभव के आधार पर सोचते हैं तो उसे डैश क्या कहा जाता है? मतलब जो भी बच्चे अपने प्राप्त की गई सूचनाएं, जो भी उन्हें इंफॉर्मेशन या जो भी चीजें होती हैं, वो अपने अनुभव, अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आधार पर सोचते हैं तो उसे क्या कहते हैं? इसके 4 ऑप्शन है। पहला है अमूर्त सोच, मूर्त सोच, प्रक्रियावादी सोच, सृजनात्मक सोच, जिसका सेकंड ऑप्शन जो होगा मूर्त सोच सही होगा। जब बच्चे प्राप्त की गई सूचनाओं की व्याख्या करने के लिए अपने अनुभव के आधार पर सोचते हैं तो उसे हम मूर्त सोच कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आएंगे, जिसमें दिया गया है अधिगमकर्ता को व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर उनकी कठिनाइयां के विभिन्न स्तरों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाने की विधि को क्या कहा जाता है? अधिगमकर्ता की व्यक्तिगत क्षमता की मतलब जो भी लर्निंग है उसमें व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर हम उनके कठिनाइयों के स्तरों को ध्यान में रखें, जो भी कठिनाइयां आ रही हैं उनके स्तर मतलब जो भी उनका लेवल है उसको ध्यान में रख के पढ़ाने की विधि को क्या कहा जाता है? जिसके 4 ऑप्शन है सटीक शिक्षण, त्रुटिहीन अनुदेशन, विभेदी अनुदेशन। 4th ऑप्शन है चयनित अनुदेशन, जिसका 3rd ऑप्शन सही होगा विभेदी अनुदेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, जिसमें है प्रतिपालन अधिगम का एक विशिष्ट चरण है। प्रतिपालन जो होता है वो अधिगम का एक विशिष्ट चरण है जो अधिगम के डैश चरण पर पूर्ववर्ती है। जो अधिगम के किस चरण का पूर्ववर्ती है? 4th ऑप्शन है। फर्स्ट है आत्मनिर्भरता, सामान्यीकरण, अधिग्रहण, अभिप्रेरण। फिर से हम क्वेश्चन रिपीट करते हैं कि प्रतिपालन जो होता है वो अधिगम का एक विशिष्ट चरण है जो अधिगम के सामान्यीकरण चरण पर का पूर्ववर्ती है। इसका 2nd ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जहां पे है योजक का यह मानना है कि योजक
क्या है? योजक का यह मानना है कि संज्ञान और भाव होते हैं। संज्ञान और भाव क्या होते हैं? अंतर संबंधित होते हैं, एक दूसरे से संबंधित होते हैं, एकीकृत होते हैं, अन्योन्यायी होते हैं या स्वतंत्र होते हैं। तो योजक का यह मानना है कि संज्ञान और भाव जो होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं। इसका फोर्थ ऑप्शन जो होगा वो मेरा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि पहले से सीखा हुए कार्यों में सुधार लाने के लिए शिक्षक बच्चों को प्रदर्शन देकर सिखा रहा है। पहले से सीखे हुए कार्यों में सुधार लाने के लिए शिक्षक जो होता है वो बच्चों को प्रदर्शन देकर सिखा रहा है। वह शिक्षण की किस विधि का प्रयोग कर रहा है? मतलब पहले हम बच्चों को जो भी हम कार्य सिखाए हैं उसमें जो शिक्षक होता है वो बच्चों को प्रदर्शन देके सिखा रहा है, मतलब उस चीज को प्रेजेंट करके सिखा रहा है। तो यह शिक्षण मतलब टीचिंग की कौन सी विधि मतलब मेथड का प्रयोग कर रहा है? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है संशोधन, प्रतिरूपण, अनुकरण, अवलोकन, जिसका आंसर होगा प्रतिरूपण, क्योंकि ये मॉडलिंग के थ्रू बच्चों को पढ़ा रहा है उसका प्रदर्शन दे करके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं जो है मेरा कि मैत्र और जेनिस के अनुसार निर्णय लेने वाले बच्चे समस्या का विश्लेषण करते हैं, विकल्पों की सूची बनाते हैं और इसके फायदे और नुकसान के प्रत्येक पहलू पर विचार करते हैं, उनका व्यवहार प्रस्तुत करता है। मतलब बच्चे जो हैं वो निर्णय मतलब डिसीजन लेने वाले बच्चों की समस्या का विश्लेषण करते हैं। जो भी हमारी जो समस्या आ रही है बच्चों की उनका वो विश्लेषण करते हैं, एनालाइज करते हैं, विकल्पों की वो सूची बनाते हैं और इसके फायदे क्या उससे इनको बेनिफिट है और क्या उससे इनको डिसएडवांटेज है। एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों का फायदे और नुकसान के प्रत्येक पहलू पर विचार करते हैं, उनका व्यवहार प्रस्तुत करता है। फर्स्ट ऑप्शन है निर्वर्तमान, निरंकुश, चौकस और सतर्क, जिसका फोर्थ ऑप्शन सही होगा सतर्क, क्योंकि वो बच्चे सतर्क हैं तभी तो वो उस चीजों के बारे में एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों के बारे में प्रत्येक पहलू पर वो विचार कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं जिसका है एक समस्या सुधारक बच्चा विचार के आधार पर कथनों की सच्चाई या संभावना का मूल्यांकन करता है। एक समस्या सुधारक बच्चा मतलब एक ऐसा बच्चा है जो समस्या को सुधारक बच्चा या विचार के आधार पर अपने विचारों के आधार पर कथनों की सच्चाई या संभावना का वो मूल्यांकन कर रहा है। ये इसके फोर्थ ऑप्शन है अमूर्त, तार्किक, सृजनात्मकता और सौंदर्य बोध। जबकि जो बच्चा है वो समस्या का सुधारक मतलब एक बच्चा है जो समस्या को सुधार कर रहा है अपने विचार, जो भी उसके विचार है, जो भी उसकी थिंकिंग है, उसके आधार पर कथनों की सच्चाई की इस कथन में कितनी सच्चाइयां हैं या संभावनाओं का मूल्यांकन कर रहा है। तो वो तार्किक रूप से सक्षम है तभी वो कथनों की सच्चाई या संभावना का मूल्यांकन कर सकता है, इसलिए इसका तार्किक आंसर जो होगा सेकंड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जिस दिए गए कार्य को करते समय बच्चे स्वयं आनंद लेते हुए अनुभव प्राप्त करते हैं उसे क्या कहते हैं? जिस दिए गए कार्य, यदि बच्चों को कोई कार्य दिया जा रहा है तो बच्चे उस कार्य को करते समय स्वयं आनंद लेते हैं, वो उस कार्य को करने के लिए स्वयं आनंद ले रहे हैं, मतलब उन्हें खुशी हो रही है और अनुभव प्राप्त करते हैं और उससे वो अनुभव को प्राप्त करते हैं, उसे क्या कहा जाता है? जिसके फोर्थ ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट है निर्णयात्मक प्रकार का कार्य, सेकंड होता है समस्यात्मक प्रकार का कार्य, थर्ड होता है ड्रिल एवं अभ्यास का कार्य और चौथा होता है उपभोक्ता प्रकार का कार्य। जो यहाँ पे एक क्वेश्चन में फिर से हम रिपीट करते हैं, जिस दिए गए कार्य को करते समय बच्चे स्वयं आनंद ले रहे हैं और अनुभव प्राप्त कर रहे हैं तो ये उपभोक्ता प्रकार का कार्य, उसे उपभोक्ता प्रकार का कार्य कहा जाता है। 14 का फोर्थ ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं जिसमें है बहुसंवेदी शिक्षण अधिगम की प्रविधि में अधिगम संवर्धन हेतु दृश्य, शब्द, स्पर्श और संवेदनाओं का एक साथ प्रयोग क्या कहलाता है? जिसके फोर्थ ऑप्शन है प्रत्यक्षीकरण, अवलोकन, गतिबोध और कण कठोर, जिसका ऑप्शन जो होगा वो थर्ड सही होगा कि बहुसंवेदी शिक्षण अधिगम की प्रविधि में अधिगम संवर्धन हेतु दृश्य, शब्द, स्पर्श और गतिबोधक संवेदनाओं का एक साथ प्रयोग किया जाता